नमस्कार, ये पेपर हम डिस्कस करेंगे। ये 28 जनवरी 2024 को जो था वो कंडक्ट किया गया था और ये एमटीएस का पेपर है और इस पेपर को हम देखेंगे, थोड़ा डिटेल से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। आपको देखो एक चीज़ यहाँ से पता चल जाएगी कि आपका जो है ना वो नेशनल इंटरनेशनल अफेयर कितना स्ट्रांग है और कितना तैयारी करने की कोशिश है। और बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे करंट अफेयर के जो हमने पहले भी डिस्कस किया। अभी देखना, आपको बहुत इंटरेस्टिंग ये लगेगा चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 52 से स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं प्रज्ञान रोवर ऑफ चंद्रयान 3 मिशन हैज कंफर्म्ड द प्रेजेंस ऑफ विच एलिमेंट ऑन द मून सरफेस। तो बोलते हैं कि चंद्रयान 3 के मिशन प्रज्ञान ने जो है वो चंद्रमा की सतह पर जो है वो किस तत्व की उपस्थिति की जो है वो पुष्टि की है। देखो चंद्रयान 3 जो था वो लॉन्च किया गया, जो हमारा इसरो है उसके द्वारा। अब चंद्रयान 3 जो था वो लॉन्च किया गया, तो चंद्रयान 3 के द्वारा देखो वहाँ पर जब जो उसका रोवर था जिसको प्रज्ञान नाम दिया गया था, उसने वहाँ पर सल्फर की प्रेजेंस को जो था वो जो है वो क्या किया, सल्फर की प्रेजेंस को जो है वो कंफर्म किया। वहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अब चंद्रयान 3 की हमने जब भी बात की है, हमने जाना है कि 14 जुलाई को जो था ये लॉन्च किया गया था। इसने बड़ी सॉफ्ट लैंडिंग जो था वो चंद्रमा पर की, सॉफ्ट लैंडिंग की गई 23 अगस्त को। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर रखा है, तो ये भी आपका डेफिनेटली करेक्ट होता अगर आपने डेली वीडियोस देखी होती। 53 देखें, बोलते हैं यहाँ पर व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट्री। तो बोलते हैं कि इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट्री 2023 की थी ना, उसकी थीम क्या थी। 2023 में जो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट्री मनाया गया, ये इसकी थीम रखी गई थी फॉरेस्ट एंड हेल्थ। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, फॉरेस्ट एंड हेल्थ इसकी थीम रखी गई थी। अब इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट्री मनाया कब जाता है ये भी तो पता होना चाहिए। तो ये इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट्री, जिसको कि वर्ल्ड फॉरेस्ट डे के रूप में हमने पढ़ा था, ये मनाया जाता है मार्च महीने की 21 तारीख को। ये आपने ध्यान रखना है, मार्च 21 को जो है ये मनाया जाता है। और यहाँ से देखो ऑडियो रेडियो सीरीज में इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स हमने कवर की है, तो वहां से ये क्वेश्चन कवर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 देखना, यहाँ पर बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट काउज्ड बाय वायरस। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सी डिजीज है जो वायरस के कारण नहीं होती। देखो जी, जो हैजा है ना, कॉलेरिया है, ये वायरस के कारण नहीं होता। ये किसके कारण होता है ये भी तो पता होना चाहिए ना आपको। तो ये जो है ना, ये बैक्टीरिया के कारण जो है वो होता है। ये वायरस नहीं है, ये बैक्टीरिया के कारण होने वाली एक डिजीज है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि चिकन पॉक्स क्या ये वायरस से होता है, बिल्कुल। डेंगू भी वायरस से होता है, पोलियो भी वायरस से होता है। और ये HPSSC में बहुत बार क्वेश्चन इस तरह के पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। अभी देखो आप नोट करते रहना अपने साथ ऑनेस्टली कि आपको कितने क्वेश्चन आते थे कितने नहीं आते थे। यहाँ पर बोलते हैं 55 में ऑक्सीजन इज एडिड टू द एटमॉस्फेयर बाय द प्रोसेस नोन एज। तो देखो ऑक्सीजन को बोलते हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन किस प्रक्रिया द्वारा जो है वो जोड़ी जाती है। तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन आती है ना, वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से आती है। ऑप्शन बी सही आंसर है, जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसकी प्रक्रिया से। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो पौधे होते हैं ना, पौधे क्या करते हैं, पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को ये ऑब्जर्व कर लेंगे और क्या करेंगे, ऑक्सीजन को जो है वो रिलीज करेंगे। क्या करेंगे, इसलिए तो कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे जो है वो लगाने चाहिए। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या हुई, जिससे पौधे जो है वो अपना खाना बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ये एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन को ये रिलीज करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से ही जो है वो पौधे अपना भोजन भी बनाते हैं। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कैसे पौधे अपना भोजन जो है वो बनाते हैं, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बनाते हैं। 56 में क्या बोलते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ ब्लड डिसऑर्डर विच इन्वॉल्व्स लेसर हेमोग्लोबिन एंड रेड ब्लड सेल्स। तो बोलते हैं ब्लड डिसऑर्डर को क्या कहते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें जो है जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं और हीमोग्लोबिन होता है वो कम होता है, तो उसको थैलीसीमिया कहते हैं। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, थैलीसीमिया जो है वो उसको कहा जाता है। ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर देखो ये जो हेमोग्लोबिन होता है ना, हेमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है, रेड कलर इसका होता है। और साथ में ध्यान रखना है कि इसमें जो है वो मेटल जो प्रेजेंट होती है, आयरन मेटल जो है वो इसमें प्रेजेंट होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक इंसान में अगर हम ब्लड की बात करते हैं तो 6.8 लीटर ये जो है ब्लड जो है वो इंसान में होता है, और 500 ml जो है वो वुमेन में कम होता है एज कम्पेयर टू मैन। अगर ब्लड के pH की बात करते हैं तो ब्लड का pH जो है वो 7.4 जो है वो होता है। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं व्हेन वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर। तो जलियांवाला बाग मैसेकर 1919 में जो था वो हुआ था। अब देखो 1919 में हुआ था तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो था वो इस टाइम थे। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर लॉर्ड चैम्सफोर्ड इस टाइम थे तो यहाँ से आपको लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल के बारे में बातें पता होनी चाहिए। उनका कार्यकाल कब से लेकर कब तक था, उनके कार्यकाल के दौरान क्या इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हुए,
क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमने पहले भी ये डिस्कस किया है और हमने मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पूरे पॉइंट्स आपको बताए थे। एक बार फिर से सुनिए और ध्यान से सुनिए इस बार फिर से कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल जो था वो था 1916 से लेकर 1921 के बीच में। इनके कार्यकाल के दौरान क्या होता है, होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की जाती है। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान कांग्रेस का जो लखनऊ सेशन 1916 में होता है वो भी होता है इनके कार्यकाल के दौरान। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इनके कार्यकाल के दौरान आता है। रॉलेट एक्ट इनके कार्यकाल के दौरान आता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, मास्कर जो हुआ था, वो भी इनके कार्यकाल के दौरान हुआ था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट इनके कार्यकाल के दौरान जो था वो शुरू हुए थे। ये आपने ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं 58 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द ऑथर ऑफ आयुर्वेदा। तो बोलते हैं इनमें से किसको आयुर्वेद का ऑथर जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो ये चरक को जो है वो कहा जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अब चरक के द्वारा ना चरक संहिता भी लिखी गई थी। अगर पूछा जाए ना कि चरक संहिता किसके द्वारा लिखी गई थी तो आपको पता होना चाहिए कि चरक संहिता जो था वो किसके द्वारा लिखी गई थी, महर्षि चरक के द्वारा ये लिखी गई थी। इनका आयुर्वेद में जो है वो बहुत ही ज्यादा नाम है। यहाँ पर ना अश्वघोष नाम भी दिया गया है। अगर हम अश्वघोष की बात करते हैं तो इनके द्वारा बुद्ध चरित नामक ग्रंथ लिखा गया था। इनके द्वारा जो था वो सौंदरानंद नामक ग्रंथ भी जो है वो लिखा गया है। यहाँ पर वसुमित्र भी दिया गया है ऑप्शन में। वसुमित्र के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था, तो इनके द्वारा महाविभाषा शास्त्र जो था वो लिखा गया था। तो महाविभाषा शास्त्र किसने लिखा था वो भी अब आपने ध्यान रखना है। यहाँ से इंपॉर्टेंट वन चीजें ये भी हो गई हमारे पास। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हॉलमार्क फीचर ऑफ द द्रविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्ट। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से जो है वो कौन सा मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली की प्रमुख विशेषता है। अगर हम द्रविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल की बात करते हैं ना तो इसमें विमान भी होता है, गोपुरम भी होता है और शिखर भी जो है वो इसमें होता है। विमान, गोपुरम, शिखर इसमें होते हैं तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज जो है वो आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं कांगला पैलेस इज अ हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ विच स्टेट। बोलते हैं कांगला पैलेस जो है एक हिस्टोरिकल ये साइट है। अब कांगला पैलेस बोलते हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है वो, कौन से स्टेट में जो है वो स्थित है कांगला पैलेस, कांगला फोर्ट, तो ये मणिपुर में जो है वो स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर है। बेसिक क्वेश्चन था। आगे बोलते हैं थैयम इज द पॉपुलर डांस ऑफ विच स्टेट। थैयम जो है वो किस स्टेट का पॉपुलर डांस है। अब देखो थैयम की अगर हम बात करते हैं ना कि किस स्टेट का ये पॉपुलर डांस है तो ये केरला स्टेट का पॉपुलर डांस है। यहाँ से हमने और भी इंपॉर्टेंट डांसेज अभी तक पढ़ लिए हैं। जैसे कि हम केरला की ही बात करते हैं। केरला में कथकली परफॉर्म किया जाता है। मोहिनी अट्टम केरला में जो है वो परफॉर्म किया जाता है डांस। एक थैयम डांस आपने केरला का जो है वो पढ़ लिया। हमने केरला के अलावा आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी जो है वो पढ़ रखा है। हमने गुजरात का गरबा जो है वो पढ़ रखा है। अगर हम बात करते हैं मणिपुर का तो मणिपुर का मणिपुरी ही डांस होता है जो हमने पढ़ रखा है, वो मणिपुरी डांस इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हमने अलग अलग स्टेट्स के डांस पढ़ रखे हैं। आगे बोलते हैं व्हाट इज सग्गी फुल इन पंजाबी कल्चर। तो सग्गी फुल क्या है ये आपको पता है, एक ऑर्नामेंट है, एक आभूषण का प्रकार है। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट स्पोकन इन सिक्किम। तो बोलते हैं सिक्किम में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती। अभी देखो ना आगे थोड़े से और भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे, वो आपको और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे क्योंकि वो तो डायरेक्टली क्वेश्चन टू क्वेश्चन वीडियो से पूछे गए थे। देखो सिक्किम की अगर हम बात करते हैं तो भूटिया लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती है, लिप्चा लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती है और ऑब्वियसली हिंदी भी यहाँ पर बोली जाती है थोड़ी थोड़ी। पंजाबी यहाँ पर नहीं बोली जाती। ऑप्शन सी इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है। अब देखो आगे हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है यहाँ पर हिंदी इज डिफाइंड एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन इन आर्टिकल। तो बोलते हैं कि किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में परिभाषित किया गया। देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ना कि कौन से आर्टिकल ने जो है वो हिंदी को डिफाइन किया है ऑफिशियल लैंग्वेज। देखो हिंदी को डिफाइन किया गया है ऑफिशियल लैंग्वेज बाय आर्टिकल 343। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आर्टिकल नंबर 343 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो इसने हिंदी को ये डिफाइन किया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट आर्टिकल बहुत बार हमने रिवाइज किए हैं और उसमें ये रिवाइज हो चुका है। अगला क्वेश्चन भी रिवाइज हुआ है। बोलते हैं कायरो इज द कैपिटल सिटी ऑफ विच कंट्री। तो बोलते हैं कि कायरा जो है ये किस देश की राजधानी है। कायरा इजिप्ट की कैपिटल है। कहाँ पर आपने पढ़ा था लास्ट ईयर जब रिपब्लिक डे 2023 का था ना, तो क्या था, तो उस टाइम जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे उनको जो था वो यहाँ पर चीफ गेस्ट इंडिया ने जो था वो बुलाया था। तो उस टाइम लास्ट ईयर में यानी कि 2023 में इजिप्ट कंट्री जो है वो कम से कम भी कोई ना 10-20 बार रिवाइज हुई होगी और 10-20 बार ही हमने पढ़ा था इसकी कैपिटल, क्योंकि हम जब भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ पढ़ते हैं तो उनकी कैपिटल जो है वो ज़रूर पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास और भी कंट्रीज़ दी गई हैं, डेफिनेटली हम उनकी कैपिटल भी जान लेंगे क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में ये चीज़ें आप ही की हेल्प करेंगी। यहाँ पर जो है वो कंट्री दी गई है ग्रीस।
अगर हम ग्रीस की कैपिटल की बात करते हैं तो एथेंस इसकी कैपिटल है, यहाँ पर लिखूंगा भी मैं साथ में भी ATHENS, एथेंस इसकी कैपिटल है। यहाँ पर जॉर्डन जो है वो ऑप्शन में दिया गया है। अगर हम जॉर्डन की बात करेंगे कि जॉर्डन की कैपिटल कहाँ पर है, तो जॉर्डन की कैपिटल अम्मान में स्थित है, AMMAN, ये इसकी कैपिटल है। यहाँ पर कुवैत दिया गया है, कुवैत की कैपिटल कुवैत सिटी में ही जो है वो स्थित है, और कुवैत की करेंसी जो है वो दिनार है। और अगर हम बात करते हैं जॉर्डन की करेंसी की, उसी तरह जॉर्डन की करेंसी भी जॉर्डन दिनार है और कुवैत की कुवैत दिनार है। अगर हम बात करते हैं ग्रीस की करेंसी की, तो ग्रीस की करेंसी जो है वो यूरो है, क्योंकि ये एक यूरोपियन कंट्री है। और अगर हम इजिप्ट की बात करते हैं, इजिप्ट की अगर हम बात करें ना, तो कि इजिप्ट की करेंसी क्या है, और कैपिटल तो हमने इसकी जान ही ली। तो इजिप्ट की करेंसी इजिप्टियन पाउंड करके है, वो आपने ध्यान रखनी थी यहाँ से। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं ऑथर ऑफ द वर्ल्ड फेमस हैरी पॉटर सीरीज वॉज, तो वर्ल्ड की जो फेमस हैरी पॉटर सीरीज़ है ना, उसके ऑथर कौन है, वो किसके द्वारा जो है वो लिखी गई है। तो ऑथर के जो लेखक है ना वो कौन, सॉरी जो हैरी पॉटर है ना उसके जो ऑथर हैं वो कौन है, वो है JK रॉलिंग। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। JK रॉलिंग जो है वो इसके हैं। ये भी चर्चा में थे, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है ये रैंडमली उठा के, ये भी चर्चा में थे डेफिनेटली। मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं आ रहा क्यों चर्चा में थे लास्ट ईयर, परंतु ये चर्चा में थी और इनका जो है वो नाम इम्पॉर्टेंट है इसलिए। आगे बोलते हैं व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ APJ अब्दुल कलाम ऑटोबायोग्राफी, तो कलाम साहब की ऑटोबायोग्राफी का नाम जो है वो यहाँ पर पूछा गया है। अगर हम कलाम साहब की ऑटोबायोग्राफी का नाम जानते हैं, कौन सा ऑटोबायोग्राफी थी इनकी, तो विंग्स ऑफ फायर करके इनकी ऑटोबायोग्राफी थी, ये आपने ध्यान रखना है। हमारे पास और भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ रही इंडिया में जिनकी ऑटोबायोग्राफी जो है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ है जिनकी ऑटोबायोग्राफी जो है वो आपको जानना ज़रूरी है। देखो, एक तो इंडिया के जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनकी ऑटोबायोग्राफी जो है वो इम्पोर्टेंट है। उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था, उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम एन ऑटोबायोग्राफी ही था, और साथ में उसको टॉवर्ड फ्रीडम भी जो है वो कहा जाता था। अगर हम गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी का नाम जानते हैं तो उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम था स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये जो था वो गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी थी। IK गुजराल भी जो है वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे, उनकी ऑटोबायोग्राफी कौन थी, वो थी मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन। मैटर ऑफ डिस्क्रिशन जो है वो IK गुजराल साहब की जो था वो ऑटोबायोग्राफी थी, और ये प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के, ये भी आपने ध्यान रखना है यहाँ पर। तो ये इंपॉर्टेंट वन ऑटोबायोग्राफीज हमारे पास हो गई। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स, तो बोलते हैं कि इनमें से जो है वो कौन सा डायरेक्ट टैक्स जो है वो नहीं है। टैक्स में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स जो है ये दोनों ही इंपॉर्टेंट बनते हैं क्वेश्चन। अब देखो, अगर हम बात करते हैं ना कि कौन सा डायरेक्ट टैक्स है कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है, तो पहले से ही स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर गिफ्ट टैक्स जो है वो दिया गया है। गिफ्ट टैक्स जो है वो ये एक डायरेक्ट टैक्स में ही आता है। इनकम टैक्स दिया गया है, ये भी डायरेक्ट टैक्स में आता है। वेल्थ टैक्स दिया गया है, ये भी डायरेक्ट टैक्स में आता है। सेल्स टैक्स जो है ये इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये इनडायरेक्ट टैक्स में जो है वो आता है। अब चलो, सही बात है कि ये इनडायरेक्ट टैक्स में आता है, परंतु हमारे पास और भी इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल हैं, जैसे कि सेल्स टैक्स हो गया, एक वैट होता है वैल्यू एडेड टैक्स, वो हो गया, एक सर्विस टैक्स हो गया, एक्साइज टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया। ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स के जो है वो एग्जाम्पल है। और ऑन दी अदर हैंड हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स की, तो उसमें जो है वो इनकम टैक्स आ जाता है, वेल्थ टैक्स आ जाता है, गिफ्ट टैक्स आ जाता है, प्रॉपर्टी टैक्स आता है, उसमें कॉर्पोरेशन टैक्स आ जाता है। वो सारे टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स में जो है वो आ जाते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब टैक्स के बारे में एक और क्वेश्चन भी जो है वो आपसे पूछा जा सकता है कि क्या जो है कि इनकम टैक्स डे भी मनाया जाता है। इनकम टैक्स डे भी जो है वो मनाया जाता है, आयकर दिवस जिसको कहते हैं। और ये आयकर दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, ये जुलाई 24 को जो है वो मनाया जाता है। ये आपने ध्यान रखना है, आयकर दिवस जुलाई 24 को जो है वो मनाया जाता है, और इनकम टैक्स डे इसको कहते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अर्जुन अवार्ड इज गिवन फॉर, तो बोलते हैं कि अर्जुन अवार्ड जो है वो क्यों दिया जाता है। अगर हम अर्जुन अवार्ड की बात करते हैं कि अर्जुन अवार्ड क्यों दिया जाता है, तो 2023 में ये अवार्ड दिए गए, और हमने जाना था कि कितने एथलीट्स को दिए गए, किस किस को दिया गया। अब देखो, यहाँ पर ये अर्जुन अवार्ड जो है वो दिया जाता है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स, यानी कि खेलों में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं ना उनको ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। अब ये अवार्ड जो है वो दिया गया, हमने रितु नेगी का नाम पढ़ा था जो कि सिरमौर ज़िले से हैं, और एशियन जब गेम्स हुई थी ना उसमें इन्होंने इंडियन कबड्डी टीम की जो है वो कैप्टनशिप जो था वो संभाली थी, तो इनको जो है ये अर्जुन अवार्ड मिला। अगर हम
पूरा बात करते हैं ना कि इस वर्ष कितने अर्जुन अवार्ड दिए गए, तो 26 अर्जुन अवार्ड जो हैं वो दिए गए। ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिए गए थे। और इनमें जो इम्पोर्टेंट नाम हमने पढ़े थे वो हमने एक क्रिकेट से जुड़ी हुई पर्सनैलिटी मोहम्मद शमी का पढ़ा था, हमने यहाँ पर रितु नेगी हिमाचल से है उनका नाम जो था वो पढ़ा था। तो ये इंपॉर्टेंट नाम भी आपने ध्यान रखना है। साथ में ही हमने ये भी जाना था कि अर्जुन अवार्ड को एस्टेब्लाइज जो है वो कब किया गया था, कब इसकी स्थापना हुई थी। तो 1961 में जो था वो अर्जुन अवार्ड को जो है एस्टेब्लाइज किया गया था। क्या अर्जुन अवार्ड जो है वो हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है इंडिया में? नहीं, ये हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड जो है वो नहीं है इंडिया में। इंडिया में जो हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है उसको खेल रत्न अवार्ड आप कहेंगे, या फिर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है वो उसको कहा जाता है। ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड था, पहले ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की स्थापना 1991-92 में जो था वो की गई थी। ये भी नोट करें यहाँ से। तो ये सारा पता चल गया ना, अर्जुन अवार्ड के बारे में पता चल गया, जो हाईएस्ट खेल अवार्ड है उसके बारे में पता चल गया। आगे बोलते हैं यहाँ पर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन फील्ड ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज नेम्ड आफ्टर विच लीडर। तो बोलते हैं कि भारत की एकता और अखंडता में योगदान के इस क्षेत्र में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो दिया जाता है ना, उसका नाम किस भारतीय नेता के नाम पर रखा गया है। तो ऑब्वियसली जब यहाँ पर बात हो रही है हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन इन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम होगा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। पटेल साहब ना फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी रहे थे, होम मिनिस्टर भी पहले ये थे जो इंडिया के रहे थे। और इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी होती है उसको नेशनल यूनिटी डे के रूप में भी मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को जो है वो नेशनल यूनिटी डे जो है वो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसको बहुत पहले नहीं, 2019 में ही जो था वो इसको एस्टेबलाइज किया गया था, ये भी ध्यान रखना है। और यहाँ से स्टैचू ऑफ यूनिटी भी आपके माइंड में आना चाहिए। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल जी का ही ये स्टैचू है। 182 मीटर लॉन्ग ये स्टैचू है, लंबाई में 182 मीटर लॉन्ग लंबा जो है ये है। और ये आपने ध्यान रखना है, ये जो है वो नर्मदा नदी के किनारे गुजरात में जो है वो स्थित है। अपोजिट टू सरदार सरोवर डैम जो है ये स्थित है। तो क्वेश्चन पूछने वाला ये भी पूछ लेता है कि सरदार सरोवर डैम जो है वो कहाँ पर स्थित है। गुजरात में जो है वो सरदार सरोवर डैम स्थित है। सरदार सरोवर डैम जो है वो कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? तो नर्मदा नदी के ऊपर ये बना हुआ है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट प्रोवाइड फॉर इम्पीचमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में किसकी इम्पीचमेंट की बात जो है वो नहीं की गई है। तो गवर्नर की इम्पीचमेंट एक्चुअली में नहीं होती। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, उनको जब चाहे वो हटा भी सकते हैं, तो कोई इम्पीचमेंट की जो है वो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में जो है बात इसकी नहीं की गई है। भारत के संविधान में जो है वो महाभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है गवर्नर के ऊपर। गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। बाकी चीफ जस्टिस को इम्पीच किया जा सकता है, प्रेसिडेंट को भी इम्पीच किया जा सकता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी इम्पीच किया जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इफ़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू रिजाइन फ्रॉम ऑफिस ही सी मे डू सो बाय राइटिंग टू। तो देखो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अगर रिज़ाइन करना है तो वो किसको रेजिग्नेशन अपना देंगे? अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिज़ाइन करना है तो वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देंगे। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर हम अपोजिट बात कर लेते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट को जो है वो रेजिग्नेशन देना है, तो वो रेजिग्नेशन किसको देंगे फिर? तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अगर अपना रेजिग्नेशन देना है ना, तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपना रेजिग्नेशन देंगे। तो इनका आपस में ही चलता है रेजिग्नेशन कि एक को देगा, दूसरा दूसरे को देगा। अगला 73 क्वेश्चन देखें, बोलते हैं टर्म JN1 एंड पिरोला आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोलते हैं JN1 और पिरोला निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो हमने यहाँ से एक टर्म पढ़ी थी, सिर्फ JN1 जो था हमने टर्म पढ़ी थी, शायद दिसंबर महीने के करंट अफेयर्स में मिल जाएगी आपको ये, या तो उससे पीछे किसी करंट अफेयर में मिल जाएगी, हमने डिस्कस ज़रूर की है। JN पिरोला जो है ये टर्म जो है वो कोविड-19 से संबंधित है। ऑप्शन सी सही आंसर है। ये नया वेरिएंट कोविड-19 का थोड़ा एक्टिव हुआ था, केसेस बढ़ रहे थे, तब ये चर्चा में आया था और फिर हमने डिस्कस भी किया था, ये आपने ध्यान रखना है। और ये पिरोला क्या है? ये जो पिरोला यहाँ पर दिया गया है, तो पिरोला भी देखो एक वायरस ही है, कोविड-19 का ही ये एक वेरिएंट है, तब ये भी जो था वो चर्चा में आया। तो JN1 पिरोला ये दोनों कोविड-19 के वेरिएंट हैं जो कि चर्चा में आए थे। तो डायरेक्टली क्वेश्चन जो है वो हमारी वीडियो से जो है वो ये ड्राइव हुआ है। अगला क्वेश्चन भी हुआ है पूरी तरह से, बोलते हैं एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2023
ग्लोबल टीबी रिपोर्ट विच कंट्री अकाउंटेड फॉर हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्यूबरक्लोसिस केसेस इन वर्ल्ड इन 2022। तो मैंने जब डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि ये टीबी ट्यूबरक्लोसिस है, इस तरह से मैंने बताया था आपको। बोलते हैं WHO की जो ग्लोबल टीबी रिपोर्ट है उसके अनुसार 2022 में दुनिया के में जो टीबी के सबसे अधिकतम मामले दर्ज हुए हैं वो इंडिया में दर्ज हुए हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। बड़े डिटेल से हमने ये उत्तीर्ण सीरीज में शायद डिस्कस किया था और मंथली बेसिस पर भी शायद डिस्कस हो चुका है। तो देखो, अगर आप हमारे साथ अभी भी टेस्ट सीरीज में नहीं जुड़े हुए हैं, टेस्ट सीरीज चाहे वो PGT पेपर 1 की हो तो चाहे वो एलाइड सर्विसेज की, तो उन टेस्ट सीरीज में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये आपकी जीके को बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगी, ये आपके पेपर 1 को स्ट्रॉन्ग करेगी PGT की टेस्ट सीरीज, और एलाइड की तो आपका पूरा का पूरा जीके स्ट्रॉन्ग करेगी अगर आप अच्छे से ऑनेस्टली जो है वो पढ़कर इन टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस करते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में इन दोनों के लिंक जो है वो दिए गए हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ को प्रैक्टिस करने जब ज्वाइन करेंगे ना, तो उसको ज्वाइन करने के बाद टेस्ट सीरीज़ का ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, वो इम्पॉर्टेंट है। आप हमें ईमेल भी उसके लिए कर सकते हैं। ईमेल हमारा जो है वो टेलीग्राम चैनल पर ईमेल दिया गया है। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं विच इंडियन सिटी हैज़ बीन एडिड टू यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क ऑफ लिटरेचर। तो क्रिएटिव सिटी नेटवर्क लिटरेचर में किसको जो है वो ऐड किया गया है? आपने पढ़ा था, हमने पढ़ा है ये क्वेश्चन, क्या पढ़ा है हमने? कोझिकोडे यहाँ पर पढ़ा है हमने। क्या हो जाएगा इसका? कोझिकोडे इसका यहाँ पर देखें ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। कहीं नहीं जाता ये नंबर आपका। जब हमने क्वेश्चन पढ़ा था तो हमने 2 सिटीज़ यहाँ पर जो था वो पढ़ी थी। हमने कौन कौन सी सिटीज़ पढ़ी थी? एक तो हमने कोझिकोडे सिटी पढ़ी थी जिसको सिटी ऑफ लिटरेचर में ऐड किया गया है। दूसरा हमने ग्वालियर यहाँ पर पढ़ा था। ग्वालियर को जो है वो सिटी ऑफ म्यूज़िक में जो है वो रखा गया है, उसको क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क म्यूज़िक की कैटेगरी में जो है वो रखा गया है। ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस हुए हैं और हमने बड़े अच्छे से इनको पढ़ा था। देखो टेलीग्राम पर कैसे ज्वाइन करेंगे आप? टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ पर हर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको मिल जाती है जो एग्ज़ाम में आपकी हेल्प जो है वो करती है। तो ये पेपर 28 तारीख को हुआ था ना, ये हमने डिस्कस किया और बड़े अच्छे से हमने हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर देखा ताकि आपको पता चल सके कि हम जो पढ़ रहे हैं वो कितना काम का है, क्या वो हवा में ही बातें की जा रही हैं या एग्ज़ाम में हेल्प भी मिल रही है। डेफिनेटली आप अपने लेवल पर पढ़ रहे होंगे तो ये पेपर आपने 90% ठीक किया होगा, क्योंकि आसान पेपर था एक। 90 to 100% भी ठीक इसको कर सकते थे, बहुत बड़ी बात नहीं थी। क्वेश्चन से लगभग आसान थे, परंतु पेपर का एक प्रेशर होता है, कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं फिर भी। पर आई होप कि आपने बहुत क्वेश्चंस या फिर बहुत कुछ यहाँ से सीखा होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।